क्या इसराइल के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं हूती विद्रोही? क्या रासायनिक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं अंसारुल्लाह? जी हाँ, ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यमन के अंसारुल्लाह को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा ये कि हूती विद्रोही ईरान की मदद से रासायनिक हथियार बना रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यमन की मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों पर रासायनिक हथियार बनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। यमन के सूचना मंत्री मुअम्मर एरियानी ने हाल ही में दावा किया कि हूतियों ने ईरानी विशेषज्ञों की देखरेख में एक गुप्त फैक्ट्री स्थापित की है, जहां जहरीली गैसों और अन्य सामग्रियों का उपयोग कर रासायनिक हथियार विकसित किए जा रहे हैं। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब हूती पहले से ही लाल सागर में जहाजों पर हमले और इसराइल की ओर मिसाइलें दागकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ा रहे हैं। मंत्री एरियानी ने अपने बयान में कहा कि सामग्रियां ईरान से तस्करी के माध्यम से यमन पहुंचाई गई है और इन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स पर लगाने की तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताते हुए रासायनिक हथियार संधि यानी कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला दिया। एरियानी के अनुसार हूतियों की ये फैक्ट्री उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित है और ईरानी विशेषज्ञ इसका सीधा संचालन कर रहे हैं। मुअम्मर एरियानी ने कहा, हूती मिलिशिया ने ईरानी विशेषज्ञों की प्रत्यक्ष निगरानी और प्रबंधन में रासायनिक हथियार बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है। हमारे उच्च सूत्रों से संकेत मिलता है कि मिलिशिया ने उन घातक सामग्रियों को तैयार करना और उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स पर लगाना शुरू कर दिया है। ये स्पष्ट है कि ईरान का प्लान इससे भी आगे तक है। यमनी क्षेत्र को जहरीले रासायनिक और जैविक एजेंटों के उत्पादन और परीक्षण के लिए गुप्त प्रयोगशालाओं में बदला जा रहा है। यमन में 2014 से जारी गृह युद्ध ने देश को तबाह कर दिया है। उत्तरी हिस्सों यानी कि राजधानी सना पर हूती विद्रोही कब्जा जमाए हुए हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो उन्हें मिसाइलें, ड्रोन्स और अन्य हथियार प्रदान करते हैं। वो खुद को प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानते हैं और गजा युद्ध के समर्थन में इसराइल से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हूतियों ने लाल सागर में दर्जनों जहाजों को निशाना बनाया, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। अगस्त 2025 में यमनी सेनाओं ने एक ईरानी हथियार शिपमेंट को पकड़ा था, जिसमें रासायनिक हथियारों से संबंधित सामग्रियां भी शामिल बताई गई। अब ये नया आरोप हूतियों की क्षमता में एक नई छलांग दर्शाता है, जो पहले से ही उन्नत ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि अगर ये आरोप सही हुए तो ये इलाके के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नागरिक मौतों का कारण बन सकता है। इस दावे ने इसराइल को सबसे ज्यादा चिंतित किया है। हूतियों ने 2023 से अब तक इसराइल पर 60 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 310 ड्रोन्स दागे हैं। हालांकि इसराइल ने भी तीखी जवाबी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अब अगर रासायनिक हथियारों के दावे सही साबित होते हैं तो ये इसराइल के लिए चिंता पैदा करने वाला साबित हो सकता है। यमन में चल रहे संघर्ष ने अब एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। इसराइल के एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत के बाद अब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के 11 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर जवाब दिया है। ऐसे में क्या अब ये टकराव एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? तारीख थी 30 अगस्त 2025। इस दिन इजरायली वायु सेना ने यमन के सना में एक टारगेट स्ट्राइक की थी। इस हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रहावी और उनके 9 मंत्री मारे गए थे। इसके 48 घंटे के अंदर ही हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया था, क्योंकि हूतियों ने इजरायली हमलों के बाद चेतावनी देते हुए साफ बोल दिया था कि हमारे नेताओं की हत्या का जवाब जरूर मिलेगा, इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन हमलों में इजराइल की उत्तरी सीमा पर काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। वही रेड सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों से वैश्विक व्यापार में हड़कंप मच गया है। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बीच ही 1 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने यूएन के 11 स्थानीय कर्मचारियों को बंधक बना लिया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ काम करते थे। हूती अधिकारियों ने एएफपी को बताया कि उन पर अमेरिकी और इजरायली आक्रमण के लिए जासूसी करने का आरोप है। हूती अधिकारी ने चेतावनी दी, जिनके भी आरोपों की पुष्टि होगी उन्हें मुकदमे के लिए भेजा जाएगा।
वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और सभी कर्मचारियों की तुरंत रिहाई की मांग की है। यूएन महासचिव का कहना है कि हम इन गिरफ्तारियों से बेहद चिंतित हैं। ये मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। दरअसल अपने प्रधानमंत्री की मौत के बाद हूतियों ने इजराइल के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद हूतियों ने इजराइल पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे। 30 सितंबर को हूतियों ने इजराइल पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यमन से दागी गई मिसाइलों में से एक में क्लस्टर बम वारहेड था। इस बीच लाल सागर के पास जहाजों ने भी हूतियों से संबंधित हमलों में वृद्धि की सूचना दी है। लाइबेरिया के झंडे वाले एक और इजरायली टैंकर में लाल सागर में विस्फोट की खबर सामने आई है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने इस हमले की सूचना दी है। ताजा हमला सऊदी अरब के लाल सागर बंदरगाह शहर यानबू के दक्षिण पश्चिम में हुआ है। वहीं हमले की सूचना उसी दिन मिली जिस दिन हूतियों ने कहा था कि इजराइल पर हमले और पड़ेंगे। फिलहाल हालात बेहद नाजुक है। एक तरफ हूतियों का बदला लेने का रवैया, दूसरी तरफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई और बीच में संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन। दुनिया अब उम्मीद कर रही है कि जल्दी कोई कूटनीतिक समाधान निकले, वरना यह संघर्ष एक और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में बदल सकता है। गाजा में चल रहे खूनी संघर्ष के बीच हमास ने बुधवार को एक ऐसा संकेत दिया जिससे अब ये समझा जा सकता है कि बीते कुछ दिनों के अंदर शांति लौट आए। एक ऐसा समझौता जिसमें सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई होगी, लेकिन इसके बदले में हमास ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, युद्ध विराम और पुनर्निर्माण की शर्तें रखी हैं। हमास की यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में हमास से सभी 20 इस्राएली बंधकों को रिहा करने की सार्वजनिक मांग की। हमास के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा, हमास पुष्टि करता है कि वह एक व्यापक समझौते को लागू करने के लिए तैयार है, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई और सहमति के अनुसार फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल होगी। हमास ने यह भी साफ किया कि यह समझौता सिर्फ बंधकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें गाजा में युद्ध का अंत, इस्राएली सेना की वापसी, सीमा चौकियों को खोलना और गाजा के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करना भी शामिल होगा। लेकिन इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास की इस पेशकश को सिरे से खारिज करते हुए उसकी आलोचना कर डाली। इस्राएली सरकार का रुख अब भी स्पष्ट है, हमास के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी। यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 से जारी है, जब हमास ने इस्राएल के दक्षिणी हिस्से पर अभूतपूर्व हमला किया था। उस हमले में 1200 इस्राएली नागरिक मारे गए और 250 से ज्यादा को बंधक बनाया गया। इसके जवाब में इस्राएल ने गाजा पर व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो अब तक थमी नहीं है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक युद्ध में 63,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा की 70% से ज्यादा बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और तमाम मानवीय संस्थाएं लगातार युद्ध विराम की अपील कर रही हैं।